हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। आई होप कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। देखिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के बाद और बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद फाइनल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं कि कौन से क्वेश्चंस चैलेंज आप कर सकते हैं। चूंकि आज फाइनल डे है, इसलिए आज ये वीडियो जो है ये आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था। तो कौन से वो क्वेश्चंस होंगे जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। काइंडली वीडियो को लाइक करके और हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में थोड़ा मदद करिए। और मैं स्टार्ट करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है और या तो आप जो है वो पेपर 1 के लिए यहाँ पे आए हैं, अगर आप एजुकेशन का पेपर आपने दिया है 3 तारीख को, और पेपर 1 में अगर कौन से क्वेश्चंस चैलेंज कर सकते हैं या कौन से नहीं भी करने हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ। और कुछ एजुकेटर्स जो हैं कुछ क्वेश्चंस को बता रहे हैं जिनको कि मैं बताऊंगा कि उनका सही उत्तर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। आप लोग जो है वो चैलेंज जरूर करिएगा। जो कुछ एजुकेटर्स हैं जो बोल रहे हैं कि चैलेंज मत करिएगा, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी है 2974, है ना। 2974 इसका क्वेश्चन आईडी है। और इसमें जो है एक बार देखेंगे क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोज्ड, इनमें से कौन सा E.L. थॉर्नडाइक ने प्रपोज नहीं किया था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एक्टिविटी भी है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रेशन जो है ना, ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ नहीं है। और इसमें एनटीए ने भी यही माना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रेशन नहीं दिया। चलिए, यहां तक ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और है प्रिंसिपल ऑफ एसिमिलेशन, और ये दोनों ही पियाजे के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ एसिमिलेशन जो है, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है, ये दोनों जो है वो नहीं दिया है थॉर्नडाइक ने। अब अगर आपने जो है वो इक्विलिब्रेशन किया या एसिमिलेशन किया, तो देखिए दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सिंगल सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है। इसलिए ये क्वेश्चन, अगर आपने एसिमिलेशन किया है या अगर आपने कोई और जो है आप इक्विलिब्रेशन आपने किया है और एसिमिलेशन भी कुछ कुछ लोगों ने किया है, आप लोग क्वेश्चन को चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा तो अगर आपने कोई भी ऑप्शन चुना होगा, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होने वाला है। वैसे भी आप लोग जरूर चैलेंज करिएगा। 2974 ये क्वेश्चन आईडी है इसका, 2974। और इसके लिए अगर आप प्रूफ देखेंगे तो कोई भी बेसिक बुक साइकोलॉजी की उठाइए और उससे आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। थॉर्नडाइक ने जो है वो एसोसिएशन के बारे में जरूर बात किया था, है ना। एसोसिएट करना किस चीज का, कि देखिए स्कीमा जो हम बनाते हैं अपने माइंड में, है ना, तो जो हमारा पुराना स्कीमा होता है और जो न्यू इन्फॉर्मेशन आता है, इन दोनों को एसोसिएट करने के बारे में बात किया था, लेकिन एसिमिलेशन के बारे में बात नहीं किया था। तो ये दो ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए, लेकिन एक चूंकि सिंगल सिंगल ऑप्शन है, इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, याद रखिएगा। तो जो लोग भी ये कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन तो सही दिया हुआ है, आप सही से देखिए, तो आप याद रखिए 2974 ये ड्रॉप होने वाला है क्वेश्चन। अगर आपको चैलेंज करना है जरूर कर दीजिएगा, ड्रॉप हो जाएगा क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन है जिसके जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी है 3005, है ना, 3005, 3005। लास्ट में ही देखिए, ये चार लास्ट के 4 डिजिट मैं बता रहा हूँ। दो आपके जो है वो कथन दिए गए हैं, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला। तो देखिए, एक असर्शन है और एक रीजन है। ए वाला असर्शन है, आर वाला रीजन है। ये कह रहा है कि जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान, और RMS है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये 2018 में बंद कर दिए गए थे, है ना। ऐसा कह रहा है पहला ऑप्शन। और दूसरा कह रहा है क्योंकि विश्व बैंक ने इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण बंद कर दिया था, है ना। अब एक बार सबसे पहले तो एनटीए का ऑफिशियल मैं देख लेता हूं कि इसमें ऑफिशियल जो है एनटीए ने क्या माना है ना। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऑफिशियल जो आंसर दिया हुआ है एनटीए ने, ये है 3005। एक सेकंड के लिए भी बताता हूं देख के आपको। जी, 3005 ऑफिशियल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, है ना। एनटीए ने माना है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब कुछ एजुकेटर्स कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही दिया है एनटीए ने, लेकिन मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप चैलेंज जरूर करिएगा, है ना।
क्यों करना है चैलेंज? देखिए, ए और आर दोनों सही है, कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, एसएसए और आरएमएसए जो है ये 2018 में बंद कर दिया गया था। चलिए, बंद नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि चलिए इसको बंद करके और समग्र शिक्षा अभियान एसएसए जो है वो सर्व शिक्षा अभियान से बदल के समग्र शिक्षा अभियान, और उसमें इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। किसको किसको? तो देखिए, एसएसए और आरएमएसए इन दोनों को जो है वो मर्ज करके और एक सिंगल बना दिया गया था, समग्र शिक्षा अभियान। है, चलिए, समग्र शिक्षा अभियान वाला जो ये है ये क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए कि ये कह रहा है कि क्योंकि विश्व बैंक ने इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण बंद कर दिया था, इसलिए इनको बंद कर दिया गया। तो बिल्कुल नहीं, है ना, कि विश्व बैंक ने इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण बंद नहीं किया था, ये भी आप याद रखेंगे, वित्त पोषण बंद नहीं किया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वित्त पोषण बंद नहीं किया था? क्योंकि देखिए, ये जो कार्यक्रम है ना, इनका ट्रांजिशन हो गया था, यानी एसएसए और आरएमएसए इन दोनों को मिला के और एसएसए समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया। और देखिए, समग्र शिक्षा अभियान में लिखा हुआ है कि अब जो वर्ल्ड बैंक है ना, इनका आउटकम बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान है। और ये कुछ प्रोजेक्ट जैसे स्टार्स प्रोजेक्ट है, स्टार्स, ये 2020 में $500 मिलियन का अनुदान जो है इन्होंने दिया 6 स्टेट्स के में। और ये कह रहा है ना कि एसएसए और आरएमएसए के इवॉल्व होने के बाद जो जो वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है वो अब समग्र शिक्षा अभियान को है। तो बिल्कुल देखिए, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएसए, चलिए ये जो है डिसकंटिन्यू हुआ या सब्ज्यूम हुआ और इसको ये इवॉल्व होके एसएसए बन गया। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कभी भी इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण बंद कर दिया, इस वजह से ये नहीं बंद किया गया, ये बंद किया गया और वर्ल्ड बैंक ने इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण जो है ना वो ट्रांजिशन कर दिया, या जो नया बॉडी बना उसको देने लगा। तो मेरे हिसाब से जो होगा वो होगा इसका थर्ड ऑप्शन, है ना, यानी कि ए सही है और आर सही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? ये कह रहा है क्योंकि विश्व बैंक ने इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण बंद कर दिया था। नहीं, विश्व बैंक ने इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण बंद नहीं किया था, बल्कि जो नया बॉडी है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिशन हो गया, क्योंकि बॉडी ही बदल गई। आरएमएसए और एसएसए इन दोनों को मिला के अब समग्र शिक्षा अभियान बन गया। और जो आपका विश्व बैंक है यानी वर्ल्ड बैंक है ना, उन्होंने इसकी जो फंडिंग है वो उसको आगे बढ़ा दिया दूसरे तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक का साइट है, इसमें साफ मेंशन है कि $500 मिलियन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। और ये देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है ये 2012 का ये आपका पोस्ट है, जिसमें इन्होंने बताया है कि चलिए एसएसए और आरएमएसए इन दोनों को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता था। और जब 2018 में ये ट्रांजिशन होके और समग्र शिक्षा अभियान बना है, तो वर्ल्ड बैंक का जो अनुदान है वो समग्र शिक्षा अभियान को चला गया। तो ये तो बिल्कुल होगा। तो ये जो है आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। और जो एनटीए ने दिया है यानी कि सेकंड ऑप्शन, ये बिल्कुल जो है वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप चैलेंज कर दीजिए। अब कुछ एडुकेटर्स हैं जो इसी को सही साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन जो है इसका होना चाहिए। अब एनटीए इस बात को मानता है कि नहीं मानता है, कि जो कोई चैलेंज करता है या नहीं करता है, अब वो उनके ऊपर है ना, मैंने आपको बता दिया है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, कमेंट में कई बार ऐसे भी अब लोग आएंगे जो जिनका एक नंबर से मतलब एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से रह जाता है ना, तो अगर उनका किया हुआ ऑप्शन मैं गलत बता दूं तो वो लोग टारगेट करेंगे कि भाई सर आपने ये गलत बता दिया। ऐसा नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि किसी का भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत ना हो जाए, वो सबकी यही जो है वो चाहत होती है। जब मैं भी पेपर दे के आता हूँ तो मेरे भी अंदर भी होता है कि जो मैंने किया वही एनटीए मान ले, भले ही वो गलत हो चाहे कुछ भी हो, ये सबके अंदर होता है। लेकिन आपको जो है ना वो प्रूफ के साथ ये समझना होगा। अब इसी बात में ये हम 2976 पर आ जाते हैं। ये पहली बार जब मैं वीडियो बनाया था तब भी आपको बताया था। 2976 जो क्वेश्चन आईडी है, CIPP मॉडल जो है इसका फोकस क्या है? ये कह रहा है कि विच फेज ऑफ CIPP मॉडल, कौन सा फेज CIPP का जो है वो फोकस करता है? आर द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड अप्रोप्रिएटली? तो कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, ये 4 हमारे पास होता है CIPP, है ना। कॉन्टेक्स्ट होता है, इनपुट होता है, आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट होता है। तो अब इसमें हम एनटीए द्वारा कौन सा दिया गया है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा है 2976, मैं अभी अभी देख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए, है ना।
तो 2976 एनटीए ने सेकंड ऑप्शन माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है। देखिए, इनपुट नहीं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कॉन्टेक्स्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कॉन्टेक्स्ट। और मैं प्रूफ के साथ आया हूं, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि सर इनपुट वाला ही सही होगा, इनपुट वाला ही सही होगा, नहीं, है ना। तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। सीआईपीपी मॉडल में आर द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड एप्रोप्रिएटली, ये जो है क्वेश्चन है ना, वो कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के बारे में बात करता है। कहां बात करता है, देखिए, जब भी हम बात करते हैं सीआईपीपी मॉडल जो स्टफल बीम ने दिया था, इसमें कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन का संबंध कार्यक्रम की आवश्यकता, समस्या और परिवेश अध्ययन से होता है। इसी चरण में यह तय किया जाता है कि उद्देश्य सही और उपयुक्त रूप से निर्धारित किए गए हैं या नहीं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया कि क्या उद्देश्य उचित रूप से निर्धारित किए गए हैं। तो ये प्रश्न सीधे कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन से संबंधित है। देखिए, इनपुट जो है ये आपका रिसोर्स से और जो रणनीति है कैसे आपको करना है उससे रिलेटेड होता है। प्रोसेस यानी कि आप इंप्लीमेंटेशन वाले स्टेज में रहते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। प्रोडक्ट यानी परिणाम या उपलब्धि के ऊपर फोकस होता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखिए, ये और ये जो है इग्नू का जो है ये आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये दिया हुआ है कि देखिए, लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन वाला, यहां पर आप देखेंगे तो देखिए लिख रहा है कि स्टफल बीम मेंटेन्स द कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स अ रैशनल फॉर डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव मेंशन है कि ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने के लिए जो है ना, सबसे बेसिक टाइप ऑफ एक्टिविटी जो होगा वो कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन होता है। यानी संदर्भ का जो हम संदर्भ को इवैल्यूएट करेंगे, है ना, और तब हमें पता चलेगा कि हमें एक रसनल मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए हमारे, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें जिन लोगों ने भी इनपुट किया होगा उनका क्वेश्चन गलत होने वाला है। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट किया है तो आप चैलेंज कर दीजिए। इनपुट वाले तो मैं जानता हूं कि करेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहेंगे कि भाई उनका सही हो जाए। लेकिन वैसे भी ये आपका जिनका कॉन्टेक्स्ट वाला होगा उसमें मिलेगा। इनपुट वाले जो भी लोग किए होंगे, तो आई एम रियली सॉरी, आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वो कम होने वाला है। एक क्वेश्चन यानी ये मत मान के चलिएगा, ये आपका एक क्वेश्चन कम होने वाला है। तो कुल मिला के एजुकेशन सब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको जो है वो चैलेंज करने हैं। एक तो ये सीआईपीपी मॉडल वाला में, और दूसरा जो है आपका ये ईएल थॉर्नडाइक वाले में। ये तो ड्रॉप हो जाएगा क्वेश्चन, और एक जो मिलेगा यानी जिन्होंने भी कॉन्टेक्स्ट किया होगा उनको ये नंबर मिलने वाला है, और इनपुट जिन्होंने किया होगा उनका नंबर कटने वाला है। याद रखेंगे, है ना। तो ये होने वाला है। अब ये प्रूफ है। प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करिए, तो मैं वहां पर आपको प्रूफ दे दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप जो प्रतीक सर डाउट ग्रुप बना हुआ है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते। अगर हमारे बैच के स्टूडेंट है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और बहुत सारे लर्नर्स ने पूछा था कि सर इस अरेंजमेंट का पेपर 1 में आया हुआ था कि भाई मिनी कंप्यूटर, नोटबुक, डेस्कटॉप और टैबलेट इनको अरेंज करना है इनके साइज के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये आपका है 2945, है ना, 2945 आपका, हाँ ये 2945 है आपका। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई छोटे से बड़े के तरफ, स्मॉल टू लार्ज। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा होगा, तो टैबलेट ऑफ कोर्स। आपको मालूम है 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11, 12 इंच का आता है टैबलेट। तो टैबलेट जो होता है ये सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका डी। इसके बाद आ जाएगा आपका नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक में क्या होता है, नोटबुक का मतलब होता है लैपटॉप जो होता है ना, इसका दूसरा नाम नोटबुक भी होता है। तो लैपटॉप वगैरह जो होता है वो आपका ये जो मिनी कंप्यूटर नहीं, नोटबुक जो है ये आपका लैपटॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले टैबलेट, टैबलेट के बाद नोटबुक कंप्यूटर यानी डी के बाद आ जाएगा बी, और बी के बाद लास्ट के 2 ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई लास्ट में कौन सा आएगा, डेस्कटॉप आएगा या मिनी कंप्यूटर। तो बहुत सारे लर्नर्स ने मिनी कंप्यूटर करके और डीबी एसी कर दिया था, है ना। याद रखेंगे कि डीबी एसी कर दिया। लेकिन देखिए, इसके बाद आएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी सी, और सबसे आखिरी में आएगा मिनी कंप्यूटर। नाम से देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है ना, ये आपका नॉर्मल जो पीसी होता है आपका, जिसमें एक मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होता है, ये हमारे घर में भी उपलब्ध होता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो होता है ना, ये
कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, आईबीएम वगैरह का आता है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर का साइज बड़ा होता है, याद रखिएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप को जो है ना माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले टैबलेट आया, टैबलेट के बाद इससे बड़े साइज में लैपटॉप होता है, लैपटॉप से बड़े साइज में आपका डेस्कटॉप होता है, और इससे बड़े साइज में जो है आपका मिनी कंप्यूटर होता है। तो डीबीसीए जिनका भी होगा, डीबीसीए यानी थर्ड वाला, यही करेक्ट होगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए, टैबलेट सबसे पहले, टैबलेट के बाद नोटबुक, नोटबुक के बाद डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद मिनी कंप्यूटर आपका होने वाला है ना। तो मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता दोनों में डेस्कटॉप से बड़ा होता है ना। तो ये आई होप कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके साथ मुझे डिस्कस करने थे। और 2 क्वेश्चन कुल मिला के जो है आपको चैलेंज करने हैं, और इसके अलावा आपको चैलेंज नहीं करने, एक आपको चैलेंज करना है 2976, और एक आपको चैलेंज करना है 2974। 2976 में वही लोग चैलेंज करें जिन्होंने कॉन्टेक्स्ट वाला सही किया है ना। इनपुट वाले तो वैसे भी करने वाले नहीं हैं। और 2974 में ड्रॉप होगा क्वेश्चन, क्योंकि 2 ऑप्शंस उसमें नहीं हैं, और इसमें एक ही ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ जो भी आपके डाउट रहे हो वो सभी क्लियर हो गए हों कि कौन से क्वेश्चंस को करना है चैलेंज, कौन से को नहीं करना है। और इस बार मैं मानता हूं कि अच्छे तरीके से बनाया हुआ पेपर था, बहुत सारा चैलेंज करने लायक जो है इस बार क्वेश्चन दिया नहीं था एनटीए ने। तो आई होप कि आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ आपका वो डाउट क्लियर हो गया हो। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जिसको चैलेंज करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि वो चैलेंज करने लायक है या नहीं है। बाकी कोई भी सुझाव के लिए आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जून 2026 की करना चाहते हैं तो आ जाइए 9015958713। इस नंबर पर कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी जो है वो होने वाली है जून 2026 के लिए। बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस बार बहुत कुछ नया करने वाले हैं, बहुत कुछ बेहतरीन करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे आपको कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।